आइए बात करते हैं कि ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी और स्थिर सिक्कों पर उच्च लाभ कैसे अर्जित किया जाए। अब मैं स्थिर सिक्कों और ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी पर उच्च लाभ अर्जित करने के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले लगभग 45 दिनों से समग्र क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से गिर रहा है, जो हम क्रिप्टो करेंसी के लिए देखना पसंद नहीं करते। स्पष्ट रूप से हर एक प्रमुख मुद्रा भी गिर गई है, जिसमें बिटकॉइन, एथीरियम, एवलांच, पॉलीगॉन मैटिक और अन्य बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें टेरा लूना भी शामिल है, जो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब समय के साथ डीफाई टीवीएल पर एक नजर डालें। आप जानते हैं, अप्रैल में, प्रारंभिक अप्रैल, अंत अप्रैल में यह लगभग 214 बिलियन के निशान के आसपास था, जो वास्तव में डीफाई में 220 बिलियन के सभी समय के उच्चतम स्तर के काफी करीब था। खैर, अब आप देख सकते हैं कि हम डीफाई में 100 बिलियन पर बैठे हैं। इसका मतलब है कि डीफाई का आधा मूल्य को मिटा दिया गया है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि $100 बिलियन मूल्य के क्रिप्टो करेंसी निवेशकों ने अपनी स्थिति से बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब है कि टीवीएल में कमी आई है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई है, लेकिन लोगों ने डीफाई से भी बाहर निकलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि डीफाई इस समय एक भूतिया शहर है, और मैं सहमत हूं। बहुत से लोग विकेंद्रीकृत वित्त से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि समग्र क्रिप्टो बाजार गिर रहा है, और इसका मतलब है कि निम्न बाजार पूंजीकरण वाली परियोजनाएं जो डीफाई में सीईफाई की तुलना में अधिक होती हैं, अब समाप्त होने लगी हैं। व्हेल निवेशक छोटी क्रिप्टो करेंसी से अपने निवेश निकालना शुरू कर रहे हैं, जिससे इन क्रिप्टो करेंसी की कीमत गिर रही है, समुदाय में बिक्री हो रही है, उस क्रिप्टो करेंसी को बर्बाद कर दिया जा रहा है और परियोजना समाप्त हो रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास फायर नाम की क्रिप्टो करेंसी है और एक व्हेल के पास फायर का आंशिक $1000 का मूल्य है, लेकिन फायर का बाजार पूंजीकरण $1000 है। इसका मतलब है कि व्हेल के पास परिसंचारी आपूर्ति का 10% है। मान लीजिए कि वे इस 10% को बेचने जा रहे हैं और इस $100,000 को भी। इससे क्या होगा? यह फायर की कीमत को बहुत नीचे भेज देगा, और फिर जैसे ही फायर गिरने लगेगा, अन्य निवेशक डर जाएंगे और पैनिक सेलिंग शुरू कर देंगे, जिससे फायर की कीमत और भी गिर जाएगी, और बूम, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। और फिर बूम, फायर अब नहीं है, यह अब एक क्रिप्टो करेंसी परियोजना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई निवेशक नहीं है। खैर, डीफाई के बारे में बात यह है कि यह केवल निम्न बाजार पूंजीकरण वाली क्रिप्टो करेंसी को ही नहीं, बल्कि हर एक क्रिप्टो करेंसी को शामिल करता है जो डीफाई में होना चाहती है। और अंत में, हाँ, आप निम्न बाजार पूंजीकरण वाली क्रिप्टो करेंसी पर बहुत अधिक लाभ अर्जित करेंगे, लेकिन इसका कारण यह है कि यह एक उच्च जोखिम वाली क्रिप्टो करेंसी है। तो ऐसे बाजार के समय में जब बाजार गिर रहा है, हर क्रिप्टो करेंसी गिर रही है, लेकिन बिटकॉइन, एथीरियम और अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी भविष्य में फिर से ऊपर जाने की सबसे अधिक संभावना है, चाहे वह 1 महीने बाद हो या 1, 2, यहां तक कि 3 साल बाद। एथीरियम और बिटकॉइन अंततः ऊपर जाने की सबसे अधिक संभावना है। खैर, यही कारण है कि मैं यह बताने जा रहा हूं कि आप इन ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी परियोजनाओं में, स्टेकिंग प्लेटफॉर्मों, यील्ड फार्मिंग और उन सभी विभिन्न प्लेटफॉर्मों में कैसे निवेश कर सकते हैं ताकि और भी अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बिटकॉइन किसी तरह $10,000 तक गिर गया और आपने एक बिटकॉइन खरीदने का निर्णय लिया। तो अब आपने बिटकॉइन में $10,000 डाल दिए। अब मान लीजिए कि भविष्य में बिटकॉइन फिर से $60,000 पर चला जाता है, तो अब आपके पास $50,000 का लाभ है। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहां खरीदे गए इस एक बिटकॉइन को एक यील्ड फार्म में जमा किया। तो अब आपके पास इस यील्ड फार्म में जमा किया गया एक बिटकॉइन है ना? और फिर 1 साल के दौरान बिटकॉइन धीरे धीरे 60K पर वापस चला जाता है, और 1 साल में मान लीजिए कि आपको 10% एपीवाई मिलता है। आपके पास केवल $60,000 नहीं है जिसमें से 50K लाभ है, बल्कि आपके पास 66K हैं, क्योंकि आपने अपने एक बिटकॉइन पर 1 साल में 10% प्राप्त किया, यानी आपके पास 1.1 बिटकॉइन है। तो आपके बिटकॉइन का बैलेंस बढ़ा, लेकिन आपके बिटकॉइन का मूल्य भी बढ़ा। इसलिए इसका मतलब है कि आपने बिटकॉइन में केवल निवेश करने की तुलना में 6K अधिक पैसे घर लाए। यही है जो हम लक्षित करने जा रहे हैं। ब्लू चिप क्रिप्टो करेंसी और स्थिर सिक्के जो $1 पर बने रहते हैं, या उम्मीद है कि $1 पर बने रहेंगे, जो आपको उच्च लाभ देंगे। तो वेबसाइट जिसका मैं यूज करता हूं इन सभी विभिन्न उच्च लाभ प्रोजेक्ट्स खोजने के लिए, उसका नाम कॉइनडिक्स है। ये एक मजेदार नाम है, लेकिन इसे DIX के रूप में लिखा जाता है। और यह वेबसाइट आपको बेहतरीन वॉल्ट्स, बेहतरीन यील्ड फार्मिंग रणनीतियां खोजने में मदद करती है। इसलिए यहां आप सभी वॉल्ट्स LP स्टेकिंग तरलता अनुसार छांट सकते हैं। सिंगल स्टेकिंग लेते समय जहां आप केवल एक संपत्ति डाल रहे हैं, आपको स्थायी हानि का सामना नहीं करना पड़ता है, न ही अस्थायी हानि होती है, और निश्चित रूप से स्थिर कॉइन खेती होती है। इसलिए यदि आप स्थिर कॉइन खेती खोजना चाहते हैं, तो आप बस स्थिर कॉइन पर क्लिक कर सकते हैं, APY के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं और सबसे उच्च APY प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इन विभिन्न प्रोटोकॉल में निवेश करते समय स्पष्ट रूप से जोखिम होता है। इन प्रोटोकॉल में अपने जीवन की बचत न डालें, क्योंकि ध्यान रखें कि ऐसे यादृच्छिक
यादृच्छिक प्रोटोकॉल हो सकते हैं जो अचानक प्रकट हो जाते हैं, और जब आप अपना एथीरियम जमा करते हैं तो आप $10,000 मूल्य का एथीरियम जमा करते हैं। शायद चलिए कहते हैं 20 APY मिल रहा है, लेकिन एक महीने के समय में वे आपके एथीरियम को चुरा लेते हैं। आपको स्पष्ट रूप से सुरक्षित और प्रतिष्ठित परियोजनाओं की तलाश करनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा इन विभिन्न प्रोटोकॉल में निवेश करने से पहले शोध करने की सिफारिश करता हूं। ध्यान रखें, बीफी फाइनेंस एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोटोकॉल है, लेकिन यदि हम बीफी फाइनेंस पर जाते हैं तो बीफी फाइनेंस विभिन्न वॉल्ट्स का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि वे आपके द्वारा उनके वॉल्ट में निवेश की गई राशि को लेते हैं और वे इसे अन्य वॉल्ट्स में निवेश करते हैं। इस मामले में यह MIM, USDC और USDT वॉल्ट, जो एक स्थिर कॉइन वॉल्ट है, कर्व फाइनेंस प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन ध्यान रखें, यह बीफी वेबसाइट पर होस्ट किया गया है। हमने बीफी फाइनेंस कैसे काम करता है इसके बारे में बात की है, लेकिन जब आप बीफी फाइनेंस में पैसा जमा करते हैं तो वे इसे किसी अन्य प्रोटोकॉल में जमा कर देते हैं। इस मामले में वे इसे कर्व में जमा कर रहे हैं। यदि आप कर्व पर जाते हैं तो आपको APR कुछ मिलेगा। अब यह APR बीफी फाइनेंस पर मिलने वाले APY से कम होगा, और इसका कारण यह है कि आपके रिटर्न कर्व फाइनेंस पर स्वचालित रूप से कंपाउंड नहीं होते हैं। बीफी क्या करता है, यह इसे सरल बनाता है। यह उस पैसे को लेता है जो आप यहां बनाएंगे और इसे ऑटो कंपाउंड करता है। इसीलिए यदि मैं बीफी फाइनेंस में $10,000 जमा करता हूं तो मुझे, चलिए कहते हैं, 10% APY मिलेगा, जबकि यदि मैंने कर्व में $10,000 जमा किया तो मुझे शायद, चलिए कहते हैं, 7% APR मिल सकता है। लेकिन यदि मैं ऑटो कंपाउंड करता तो मुझे 10% APY। इसीलिए यह स्वचालित रूप से पुरस्कारों को कंपाउंड करता है। एक बार फिर यह उन पूलों में से एक है जिन पर मैं ध्यान दे रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूल का APY शुरू में 48% पर था, फिर 43% तक गिर गया और अब लगभग 50% पर है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग इस पूल से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को स्थिर कॉइन में ज्यादा उम्मीद नहीं है। याद रखें, MIM एक स्थिर कॉइन है, लेकिन यह USDC और USDT जैसे कुछ अन्य स्थिर कॉइनों की तरह लोकप्रिय नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि MIM अपनी पिक को आसानी से खो सकता है, क्योंकि लोग इसमें विश्वास नहीं करते। यह कहते हुए, आमतौर पर जितना अधिक TVL होता है, APY उतना ही कम होगा, क्योंकि उस पूल में अधिक लोग जमा होते हैं। अब व्यक्तिगत रूप से मैं उन प्रोटोकॉल से दूर रहूंगा जिनका TVL कम है या जो अनसुने हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पूल में जमा करने में सुरक्षित महसूस होगा जिसमें 50% APY है और जिसका TVL 1.9 मिलियन है, और यह इसलिए है क्योंकि यह बीफी फाइनेंस और कर्व फाइनेंस पर होस्ट किया गया है। दोनों बहुत प्रतिष्ठित परियोजनाएं हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक यादृच्छिक परियोजना है, जैसे कि टैरो। मैंने टैरो के बारे में कभी नहीं सुना और इसका APY 50% और TVL 1.9 मिलियन था। मैं उस प्रोटोकॉल में बहुत सारा पैसा निवेश करने में सुरक्षित महसूस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना और इसका TVL कम है। इसलिए स्पष्ट रूप से आपको यह पता लगाना होगा कि आप उस प्रोटोकॉल में निवेश करते समय कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टेरा लूना UST स्थिति। अब बेशक चलिए मान लेते हैं कि आप दीर्घकालिक के लिए एथीरियम रखना चाहते हैं, लेकिन अतिरिक्त उपज भी अर्जित करना चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं सिंगल स्टेकिंग सेक्शन या नो इम्परमानेंट लॉस सेक्शन पर जाऊंगा, एथीरियम ETH की खोज करूंगा जो उनका टिकर है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हमारे पास विभिन्न प्लेटफॉर्मों की 1 टन है जहां मैं एथीरियम जमा कर सकता हूं और वास्तव में उच्च उपज कमा सकता हूं। इसलिए अगर मैं सीब्रिज में जमा करता हूं तो मुझे 1900% APY मिल सकता है। एक बार फिर मैंने सीब्रिज के बारे में नहीं सुना। मैं इसे बीफी फाइनेंस में जमा कर सकता हूं, जो एक प्रतिष्ठित परियोजना है, लेकिन मुझे 5% APY मिलता है, और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उपज कम होने वाली है, क्योंकि यह एक अत्यधिक प्रतिष्ठित परियोजना है और जब आप इसमें जमा करते हैं तो आप उतना जोखिम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं, मान लीजिए कि यहाँ प्रोजेक्ट एक 40% APY की पेशकश कर रहा है और प्रोजेक्ट 2 यहाँ एथीरियम पर 10% APY की पेशकश कर रहा है। खैर, मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि मैं अपने पास मौजूद एथीरियम की राशि का 15% प्रोजेक्ट 1 में 40% APY के साथ आवंटित कर सकता हूं और फिर बाकी को इस 10% APY प्रोजेक्ट में आवंटित कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उच्च रिटर्न मिलेगा। प्रोजेक्ट 1 की 40% APY और प्रोजेक्ट 2 की 10% APY के साथ कम रिटर्न, लेकिन यदि यह प्रोजेक्ट सुरक्षित रहता है तो यह 10% से अधिक हो जाएगा। एक बार फिर यहाँ चुनने के लिए विभिन्न रणनीतियों की भरपूर मात्रा है। आप ये बिटकॉइन के साथ भी कर सकते हैं, आप इसे मैटिक के साथ कर सकते हैं, आप इसे अन्य सभी लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसियों के साथ कर सकते हैं। coindix.com पर जाइए, उस क्रिप्टो करेंसी को खोजें जिसे खोजना चाहते हैं। इसे चेन के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं, प्रायोजित नहीं, व्यक्तिगत रूप से है जो मैं उपयोग करता हूं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों को खोजने के लिए जिनमें मैं निवेश कर रहा हूं, यह वीडियो समाप्त करने जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उन यील्ड फार्मों पर और गहराई से जाऊं जिनमें मैं हूं और उन ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें मैं हूं, तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें। मैं आशा करता हूं कि कल के वीडियो में आपसे मिलूंगा। शांति।